बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे हमेशा की तरह अच्छी बात से करेंगे, लेकिन मौसम अब हम देख रहे हैं तब्दील होता चला जा रहा है। दर्जा हरारत शहर का बढ़ रहा है, आगे माह मुबारक की भी आमद है। तो जी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि लाइट भी नहीं आनी, गैस की प्रॉब्लम अभी से है। हर इलाके में गैस शॉर्टेज के लोग शिकायत कर रहे हैं। तो फिर आगे जाके क्या बनने वाला है ये तो किसी को भी से समझ नहीं आ रही। खैर, अच्छे की उम्मीद करें, अच्छा आगाज़ करें दिन का। अल्लाह ताला से जब भी मांगे खुल के मांगे, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली, और इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआएं भी अल्लाह ताला पूरी करेगा। हमने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने आज की अच्छी बात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना ज़कात अदा करते हुए फ़ुक़रा की लाइनें ना लगवाना। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये अजीब किस्म का तरीक़ा आ चुका है, जब मुस्तहिकीन को खुसूसन रमज़ान हो या रजब का महीना हो, जब लोग अपनी ज़कात अदा करते हैं तो मीडिया वालों को भी बुला लेते हैं, मुस्तहिकीन को कई कई घंटे लाइनों पे खड़े रखते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इंसानियत की तज़लील है। देखना ऐसे ना देना, ऐसे ना देना, क्योंकि वो बड़ी गयूर ज़ात है, वो कादिर मुतलक़ है। कहीं ये ना हो जाए कि आप कल लाइनों पे लग जाएं और ये जो ज़कात वसूल करने वाले हैं, अल्लाह इन्हें मालदार कर दे और आप इनसे ज़कात लेने वाले बन जाएं। इसलिए हुक्म खुदाबंदी को ज़िंदा करते हुए इंसानियत की तज़लील ना करना, इंसानियत की तज़लील ना करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इंसानियत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। आज की अच्छी बात आपने जानी। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर क्या है, मरकज़ के साथ पंजाब में भी तब्दीली की हवा। जहांगीर तरीन ग्रुप ने बुज़दार को हटाने की शर्त रख दी। शहर सिक्योरिटी रिस्क पर सेफ सिटी के 1200 में से 500 कैमरे खराब। शहर में गैर कानूनी इमारतों की भरमार, ममनुआ सड़कों पर प्रॉपर्टीज बंद की जा रही। और सब सियासत में फंस गए, वुज़रा को रमजान पैकेज के लिए भी वक्त न मिल सका। आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट साहब और दुर्रे नायाब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपका? अच्छा, ये मुझे ना ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना डिस्कस करते हुए, एक्चुअली क्योंकि हर नए दिन के साथ हर नई पेशरफ्त हो रही है, और जो आप सोच नहीं रहे, अब तो मेरे ख्याल से सबकी ख्वाहिशात भी भट्ट साहब खुल के सामने आती जा रही हैं, और जो सब लोग दिल में बातें छुपाए बैठे थे अब उनका जिक्र भी करने लगे हैं। आपने अच्छी बात से आगाज़ किया, फिर खबर भी आप एक ऐसी ले आई हैं, ये अच्छी खबर है। मीठा होना चाहिए मेरा ख्याल। मैं हमारे लिए नहीं, तब्दीली अच्छी होती है। हाँ। अच्छा, नहीं तब्दीली का नाम मत ले प्लीज, इसके लिए आप कोई ऑल्टरनेट वर्ड का तलाश कर ले। मैं जिंदगी में तब्दीली की बात करूं, इन्होंने तब्दीली को बदनाम कर दिया। ऐसी तब्दीली हमेशा यार, ये मेरी तरफ में मुझे क्यों कह रहे हो? मैंने कैसे कर दिया यार? हमने हमेशा ये कहा कि चेंज खुशगवार होता है, चेंज आपको लेकर आना चाहिए आपकी लाइफ को, लेकिन हमारा तो तब्दीली का एक्सपीरियंस इतना बुरा रह गया कि इस वर्ड से भी हम परेशान होकर रह गए। अब ना तब्दीली, चले खैर जो भी अब इसको नाम दे, अब तो मीठा वाफर मिकदार में आएगा। अब तो मीठे की कमी नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल है, कि क्योंकि मीठे वाले खुद आना चाह रहे हैं, पहले भी थे, लेकिन खैर चले वो कुछ और तरीके से थे, एनी हाउ। लेकिन मेरा ख्याल है कि मीठा होना चाहिए। नहीं बट साहब, ऐसे तो नहीं होगा कहीं घोड़ी बगियां तैयार होंगी, कोई बुकिंग रह जाएगी, कोई मिठाइयों के ऑर्डर आधे रह जाएंगे। ये हमेशा होता रहा है, कौम के साथ ऐसा होता है। पहेलियां बुझवा रहे हैं, हमारे मासूम नाजरीन परेशान हो रहे होंगे कि ये ना कि मासूम नाजरीन। भट्ट साहब ने सही कहा है, हमसे ज्यादा स्मार्ट लोग हैं और अंदर की बातें लोग ज्यादा जानते हैं। मतलब मैं सोशल मीडिया पे लोगों की, यकीन माने, बातें कमेंट्स देख देख के परेशान हो जाती हूँ।
अच्छा जी, हम पहली खबर अनाउंस कर देते हैं। जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भट्ट साहब और दुर्रे नायाब अपने ही अंदाज में डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा जी खुल के इस पर बात कर लेते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप ने बुज़दार को हटाने की शर्त रख दी। मरकज के साथ पंजाब में भी तब्दीली की हवा। मासूम से वजीर आला है, क्यों सारे उनके पीछे? मैं वही परेशान हो रहा हूँ, लेकिन मसला पता है क्या? देखिए मसला ही तो है। हाँ। मसला है भी और मसला है ही है। हाँ। अब इस ग्रुप के अंदर बेशुमार वो लोग मौजूद हैं कि जो डसे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। किसी के ऊपर केसेस बनाए गए, उनको तनहा छोड़ दिया गया, किसी से किसी की वजारत वापस ले ली गई, किसी को अकामोडेट नहीं दुरुस्त तरीके से किया गया। तो उस वक्त मजबूरी थी, अब मजबूरी गवर्नमेंट की है, इनकी मजबूरी कोई नहीं है। देखिए उन्होंने जो वादे वईद लेने थे, जिनसे लेने थे, मेरा ख्याल है उनसे वो ले लिए, इसलिए ये खुलकर सामने आ गए हैं। अब जो वज़ीर आला बनने के उम्मीदवार हैं वो सिंपल सादा सी बात है, सबको मालूम है, अलीम खान साहब है। उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन भी कर लिया खैर से, लेकिन कल उनको बड़े वाज़े तौर पर यह भी कह दिया गया है कि जी फैसला तरीन साहब करेंगे, आप आ गए हैं मोस्ट वेलकम। लेकिन यह कि फैसला तरीन साहब ने करना है। लेकिन अगर आप इस ग्रुप के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो इस ग्रुप के अंदर वज़ीर आला का कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आता माँ स्वयं अलीम खान साहब। बिल्कुल ऐसे उन्होंने इसके ऊपर होमवर्क भी बहुत किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि उनकी गुड्डी नहीं चढ़ सकी, वो बग्गी में नहीं बैठ सके। तो सर मुझे लाइव जाने का कहा जा रहा है, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक्सपो सेंटर आपको लिए चलना है, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। हम अपनी खबर की तरफ वापस आएंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप ने बुज़दार को हटाने की शर्त रख ली है। यहाँ से गवर्नर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। भट्ट साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, दुर्रे नायाब कुछ हैरान परेशान बैठे हैं। दुर्रे नायाब आप क्यों हैरान हैं? मैं देख रहा था कि शायद अपडेट जो है ना, चीज़ें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के कोर्ट पे फेंक तो दी हैं। हाँ। लेकिन शायद गवर्नर साहब बहुत ज़्यादा चीज़ों से अपडेट नहीं थे, क्योंकि जो ताकतवर हल्के हैं ना और जो अहम ताकतें हैं वो कुछ और सोच रही हैं, और जितना इंजॉयमेंट मेरा ख्याल वो इस दौर में कर रही है उन्होंने 3-3.5 साल में नहीं किया। हाँ। और मैं समझता हूँ कि जो बातें की जा रही थी ना कि कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होते, मेरा ख्याल मुकम्मल तौर पे उनकी गैर जानिबदारी के बाद ना हुकूमत के अपने भी आसान खता हुए हुए। वो जो कहते थे ना, तो कल कहा है एक्चुअली अब घबराने का अब घबराने का टाइम आया हुआ। ये जो बार बार उनको ताने देते थे ना कि जी देखें वो गैर जानिबदारी नहीं हो रही। हाँ। अगर शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिल जाती थी तो जी ताकतवर हल्के गैर जानिबदार नहीं है। अगर किसी को रिलीफ मिल जाता था, भाई अब उससे तो गैर जानिबदारी से साबित तो नहीं कर सकते ना, उसमें किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर हल्कों का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब गैर जानिबदारी जब सामने आई है वाकई खुल के, तो मेरा तो ख्याल है कि मुड़ने का टाइम हुआ चाहता है। देखिए वो मिसाल सुनिए आपने, घर का भेदी ही लंका ढाए हैं। बिल्कुल। तो घर के भेदी ही लंका ढाने के लिए जिनसे है ना वो मैदान में उतरे हुए हैं। असल में बात यह है कि मैं बल्कि ये कहूँगा कि वो जो लाए थे ना, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना अपोजिशन की जानिब से कि जी अब फ़ोन नहीं आ रहे हैं, अब फ़ोन नहीं आ रहे हैं, वो फ़ोन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। हाँ। अब वो फ़ोन कहीं और जा रहे हैं, अब वो दूसरी तरफ फ़ोन जा रहे हैं। हाँ। कि भाईजान बस ठीक है। देखिए इन हलकों को जितना मुतनाज़े और जितना इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ ये इस दौर के अंदर हुए ना, इस हुकूमत की वजह से, वो किसी दौर के अंदर नहीं हुए। दुर्रे मेरे से इत्तफाक करेगा, और ये उनके अपने अंदर भी यही चीज़ है कि यार बस ठीक है, बहुत हो गया, अब थोड़ा सा गैर जानिबदार रहें, और ये गैर जानिबदार ही है। अच्छा, दूसरी चीज़, खान साहब, अलीम खान साहब शायद आज या कल लंदन चले जाएंगे तरीन साहब के साथ मुलाकात के लिए, और जल्द वो गुब्बारे से हवा भी निकल जाएगी जो कि तरीन साहब क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, असल डिपेंड कर रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ। उन्होंने फैसला किया हुआ है, मैं आपको बताऊं, तरीन साहब ने फैसला किया हुआ है। ये आज अनाउंस करें, कल अनाउंस करें, क्या करें क्या ना करें, तो बातें चलती रहेंगी ना, सियासी गर्मा गर्मी। 14 दिन तो टपाने हैं, देखिए हमने 14 दिन भी टपाने हैं। अभी तो कल तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, फिर 14 डेज के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है। अब ये 14 दिन कुछ ना कुछ तो गर्मा गर्मी सर्दी चलती रहेगी। हाँ। स्क्रिप्ट बड़ा जानदार लिखा गया, मजबूत है। हाँ। और अदाकारी थोड़ी चल रही है, चलने में। देखें हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चल रही है। देखें ड्रामा उसी सूरत में चलेगा ना कि लेकिन आप... सब कुछ प्लान है, जैसे दुर्रे नायाब कह रही हैं, सिर्फ वक्त निकाला जा रहा है और आपको इंतजार कराया जा रहा है। ड्रामे के अंदर आप सस्पेंस बरकरार रखेंगे तो लोग उसके ऊपर बैठ के उसको देखेंगे ना। लेकिन अगर आप सारा कुछ ही पहली 1, 2, 3 किस्तों के अंदर सारी चीजें सामने ले आएंगे तो मुझे बताएं उसकी रेटिंग कैसे आएगी? अच्छा, रेटिंग नहीं आएगी। लोग ये बातें जब प्राइम मिनिस्टर साहब की बात
कल कोट हो रही थी मुख्तलिफ चैनल्स पे कि गैर मुल्की ताकतें भी मुतहर्रिक है। हाँ। तो लोग उस पर ना बहुत मज़े की मीम बना रहे थे, बातें कर रहे थे कि उस्मान बुज़दार साहब भी परेशान है कि मेरे खिलाफ भी गैर मुल्की ताकतें जो है ना वो मुतहर्रिक हो गई है, हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, वो खुश हो रहे होंगे कि चले उनका नाम जो है वो एक बड़े सतह पे। अच्छा, इस सारी चीज़ों के अंदर मैं आपको बताऊं, जो कुछ मर्जी हो जाए, इसके अंदर जो सबसे अहम किरदार है ना वो है मुस्लिम लीग काफ का। पंजाब के अंदर स्पेशली, मैं मरकज को डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ। पंजाब के अंदर उनका मरकजी किरदार। अच्छा, मेरी एक राय है इसके अंदर, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ राय है कि एक चौधरी जो ख़ानदान है उनको एक गोल दिया गया ओपोजिशन की जानिब से, नून लीग की जानिब से, ज़रदारी साहब की जानिब से, लेकिन वो गोल जो था, वो जो बॉल थी जो पास दिया गया वो कैरी नहीं कर सके। वो फिर 3 ग्रुप पास लेके आगे गोल की जानिब बढ़ रहा है। ये मेरा एक तजिया है। नहीं, आपका तजिया कुछ हो सकता है, ठीक है। उनको वो असल में ना वो जो चीज़ चाह रहे थे अपोजिशन से, स्पेशली आप कहें नून लीग से, उसके ऊपर नून लीग के अपने अंदर इत्तेफाक नहीं पाया जा रहा था। जो मेरे ज़राए उनका ये कहना है कि एक हल्का चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, लेकिन जो जिसके अंदर मेजॉरिटी है लोगों की, वो इसके ऊपर राज़ी नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से ना वो उस बॉल को कैरी नहीं कर सके। अदरवाइज़ तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, अभी भी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है। मैं तो कल डेस्क पे बैठा, हो सकता, मैं मजाक में ये बात कर रही हूँ, सीरियस नहीं, हो सकता है अलीम खान साहब कहें चौधरी साहब ने बढ़ा दिया जी, मैं पीछे हो जाना, कोई बात नहीं, अव्वल तो होगा नहीं। लेकिन सियासत का हुस्न है, किसी चीज़ कोई चीज़ हरफे आखिर नहीं होती। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी कि मैं कप्तान अपने पत्ते शो नहीं करता, वो आखिर में शो करता है, लेकिन मेरा ख्याल है T20 और आखिरी ओवर हुए चाहते हैं तो शो करने में हर्ज। देखिए जी, आखिरी ओवर के अंदर जो है वो 6 बॉलें होती हैं और 6 बॉलों के ऊपर जिनसे वो कम से कम चले 6 छक्के नहीं तो 3 छक्के तो जरूर लग जाते हैं। अब शो करने में हर्ज क्या है? वैसे आपकी हुक्मरान जमात से बड़ी वाबस्तगियाँ हैं, बड़े ताल्लुकात रहे हैं, वैसे अब आखिरी दिनों में पत्ते शो करने में क्या हर्ज है? नहीं, पत्ते नहीं शो करने चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि पत्ते नहीं शो करने चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए ना। मैंने पहले कहा ड्रामा चलेगा ही उस सूरत में, बेशक एंड पे जाके ड्रामा फ्लॉप हो जाए, लोग जुड़े रहे उसके साथ। अच्छा जी, ऑपोजिशन के रातों में जो तेजी आ रही है और चौधरी शुजात साहब इस्लामाबाद गए हैं, ये मेरे ख्याल से हर जो मैं कह रही हूँ नए दिन के साथ बड़ी पेशरफ्त हो रही है और ये भी एक मेरे ख्याल से बड़ा स्टेप है। देखें, अपनी तमाम तर सेहत को बलाए ताक रख के डॉक्टरों से इजाज़त लेके इस स्टेज पे जाना तो सीरियस है। और काफ लीग जब हरकत में आती है और पीपल्स पार्टी में ज़रदारी से कोई बयान आता है तो मेरा ख्याल है गैर संजीदगी वाली बात रहनी नहीं चाहिए इस सब सियासी मंजरे। आप इसके अलावा जो मर्जी कहें कौन करप्ट था, चोर था, इसको छोड़ दें। अभी सियासी मंजर आम की तरफ है ना कि सियासी मंजरनामा क्या कह रहा है। चौधरी शुजात साहब का जाना, जरदारी साहब का फिगर आउट करना, बल्कि उन्होंने तो एक साथी को ये भी कह दिया कि मैं नाम ही बता दूं। अब क्या चाहते हो मुझसे कि मैं कह रहा हूँ कि 172 से इंशाल्लाह ज़्यादा लेंगे, तो अब नाम पीछे रह गए। देखिए 162 तो इनके पास ऑलरेडी इनके पास है, 10 वोट की इनको जरूरत है। वो कह रहे हैं कि हम 10 से ज़्यादा लेंगे और डेफिनेटली वो ले सकते हैं। पहले 23 भी कहा जा रहा था कि हम 23 ले लेंगे, 23 लेकिन अगर हम फिगर्स पे जाएंगे तो ये ज्यादा ले सकते हैं। अब देखें चौधरी शुजात साहब की आप उनके रोल को, मैंने पहले कहा कि आप इनके रोल को माइनस नहीं कर सकते। हाँ। एक ये आप कह लें कि उनके साथ एक मेजॉरिटी लोगों की है और वो ब्रिज भी हैं कुछ हलकों में, आप ये भी एग्जैक्टली। और रात लोग उनके साथ अपोजिशन के लोग मिले भी हैं, कोई पता नहीं किस वक्त केड़ा पता है करके कर दें। और आजकल हालात वाकई ऐसे चल रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा क्या से क्या होता चला जा रहा है, एकदम से आपको पता चलता है ये हो गया जो आपने नहीं होता। लेकिन घर का भेदी जो है वो लंका ढा रहा है, ये तो वाज़ेह हो और मैं आपको बताऊं रात तक भी बता दें यार, मैं ऐसे ना करें यार, मैंने अगले हफ्ते भी आना तो अगले हफ्ते के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी रात तक जो बात हुई है ना, अगर किसी के ज़हन में ये ख्याल हो कि जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब बैठ जाएंगे, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ एज अ PTI रिपोर्टर के ये उनकी खाम ख्याली है। अभी तक तो यही डिसीजन है कि लंका ढा दे। और मैंने भी ये प्रोग्राम, अभी आपके प्रोग्राम में ये बात की है कि वो फैसला कर चुके हैं। थोड़ा ड्रामा चलेगा, आप 13-14 डेज के अंदर गेम खेल लिए, थोड़ी सी अदाकारी तो चलनी चाहिए। यानी ये तो बात हतमी है। हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हमने कुछ शहर की सिक्योरिटी भी डिस्कस करनी है, शहर में गैर कानूनी इमारतों की भरमार भी डिस्कस करनी है। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खबर अभी अपडेट आप तक पहुंचानी है, अगली खबर की तरफ जाने, लेकिन ये सिलसिला क्योंकि हमने अभी खबर में डिस्कस किया और फौरन हो गया, बट साहब कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं अगली खबर की मैंने तो कहा था
कहा था। और रात तक आप यकीन करें क्या कहते हैं गवर्नर सिंध KPK के वजीर आला और पता नहीं कौन कौन से लोग, फवाद चौधरी साहब, इनके घर इस्लामाबाद बैठे रहे हैं, घुटने दबाते रहे हैं, मान जाओ भाईजान खान जी खुदा आदा वास्ता जे इस बारी ते नाल दे दियो। पर देखिए लेकिन वही कि सब कुछ प्लान हो चुका है। लेकिन देखिए वज़ादार बंदा जो सियासतदान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, कोई भी है, वो नसीहत ज़रूर लेता है। तो मेरा ख्याल इतनी नसीहत काफ़ी है। और अलीम खान साहब की इतना अरसा खामोशी जो है ना, मैं कहता हूँ उनके सब्र का इम्तिहान था। अच्छा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब ATM मशीनें तो माजरत सॉरी 2 मेन करैक्टर तो उनके चले गए जो उनको अब तीसरे वाला कौन सा होगा? मेरे साहब अब अगर वो इंतजार करा रहे हैं तो हम थोड़ा सा इंतजार वज़ीर कर आज़म लेते है, हैं। वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, बड़े फंड्स होते हैं, हाँ। बड़ी चीजें आपके पास कोड़े होती फंड है। जड़ा बंदा अपने कपड़े नहीं आप खरीददा सर माजरत के नहीं, साथ जो खुद कहते देखिए हैं ना, तो वो रिकॉर्ड आप टैक्स ऐसे हमने तो ना दिए करे ना है ना, यार। हमने रिकॉर्ड टैक्स दिए ना। बिल्कुल, ईमानदार SBR की वजीर टीम में आजम इतना टैक्स नहीं है है। दुरे साहब, वो ईमानदार वजीर आजम हैं। देखें वो फंड के अंदर से कोई चीज़ नहीं खर्च करते हैं, वो सिर्फ दोस्तों से जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती। तो नहीं, इसलिए अगर बात दोस्तों पे आ गई है ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि आज ही हम कोई फैसला कर लें कि नहीं क्या आप होने फैसला वाला आज है। ना करें। मैंने कहा कि अगर वो इंतजार करा रहे हैं, सस्पेंस रखा है, तो हमें भी थोड़ा सा इंतजार कर ही लेना चाहिए। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद अगली खबर पे आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सियासी मंजरनामे से जरा बाहर निकल के आएं। कुछ पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? CM साहब बेचारे शुरू से मासूम है। देखिए वो बड़े मासूम है, पलड़ा किसी का भी कोई भारी भूरी कोई नहीं है। आज CM साहब ने इजलास बुलाया तो एक ग्रुप जो सबसे पहले PTI के अंदर बना था, हम ख्याल ग्रुप, गजनफर अब्बास चीना साहब, उसको ये सबसे पहला ग्रुप बना था PTI के अंदर जो सबसे पहले आया था और सबसे पीछे चला गया बाद में। उनका भी आज इजलास बुलवा लिया, उनके साथ भी कोई 10, 12, 15 लोग हैं। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि उनमें से आधे से ज़्यादा जो बंदे ना वो 80% CM साहब के साथ ही जाएंगे। पलड़ा किसी का भी भारी नहीं है, मैं आपको बताऊं, पलड़ा उन्हीं का भारी है जिन्होंने लाए थे। तो अब देखना ये है कि वो कितनी देर गैर जानिबदार रहते हैं। और अच्छा, मेरा एक खिलाफ है, वज़ीर आला मासूम इंसान है, उनको कहाँ लाया गया? असम्बलियों में आए, वो वोट लेके अपने हल्के से वो मुंतखब हुए, लोगों ने वोट दिए, फिर पूरे अरकान असम्बली ने उनको मुंतखब करके वज़ीर आला बनाया। हाँ। क्यों कहा जाता है कि उनको लाया गया? हाँ। अच्छा, ये सियासी खिलाफ है। नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन अच्छा मैं ना मैं इस चीज़ के मैंने पहले भी कहा कि मैं इस हुकूमत के 5 साल पूरे करवाने के हक में हूँ, अभी भी हूँ, स्टिल हूँ। देखिए ये वज़ीर आला कामयाब हो सकता था, मैंने बारहा ये बात कही है, अगर आप उनको उनके पाँव के ऊपर खड़ा होने देते, उनको खुद फैसले करने देते। आपने एक बाहर से लेकिन बट साहब मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, अब तो पानी सर से गुजर गया है, अब अब तो कोई गुजर ना गया करने ना। देगा और ना CM साहब मेरे ख्याल से इन हालात में कुछ कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दुरे नायाब और कज़ाफी भट्ट साहब आपका भी। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं, शहर में एक तो जश्न बहारा फेस्टिवल ऑलरेडी चल रहा है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हॉर्स एंड कैटल शो की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। ऑलमोस्ट तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और अपने हतमी मराहिल में हैं। हॉर्स एंड कैटल शो इसका जो इनेकाद किया जा रहा है, बेसिक हम देख रहे थे कोविड की वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहे, घरों में बंद होकर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, दोबारा से हमें ज़िंदगी बहाल होती नज़र आ रही है, शहर की रौनकें बहाल होती नज़र आ रही है और उस पर इंतज़ामिया शहरियों की तफरीह के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स मुरतब कर रही है। तो हॉर्स एंड कैटल शो के लिए हम इस पर तफसीली बात करेंगे, किस तरह से आप लोग शिरकत कर सकते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल होंगी और तमाम इसकी डिटेल्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जश्न बहारा फेस्टिवल के हवाले से भी और कुछ शहर के इंतजामी मामलात पर भी बात होगी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। और लाहौरियों की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा कर देते हैं कि आप इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम लाहौरियों के लिए लेकर आ रहे हैं। हॉर्स एंड कैटल शो पे हम सबसे पहले बात करेंगे, बेसिक आइडिया इसका क्या था, क्या प्लान किया जा रहा है? देखिए हॉर्स एंड कैटल शो तो खैर बेसिकली तो ये 1960s में एक रेगुलर फीचर हुआ करता था लाहौर में, ख़ास तौर पे फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर इसको मनाया जाता था। एक नेशनल फ्लेवर इसमें दिया जाता था, कौमी यगानगत या यकजहती का जो पैगाम है वो तमाम प्रोविंसेस से लोग आके इसमें पार्टिसिपेट करते थे और एक
नेशनल शो था। ये जो इतना गैप आ गया उसके बाद कैसे नहीं, दरमियान में होता रहा एक्चुअली। ये जो इसमें डिसकंटिन्यूटी हुई वो आप ये समझ लें कि ये जब टेररिज्म का इजाफा हुआ तो उसके बाद फिर ये प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हो गया। आपको याद होगा 2015 में हमने एक दफ़ा हॉर्स एंड कैटल शो करवाया, तब भी 11 सालों के वक्फे के बाद ये हॉर्स एंड कैटल शो करवाया गया। और उसके बाद फिर सूरत हाल जो है वो बड़ी प्रिकेरियस रही पाकिस्तान के अंदर। हम दहशतगर्दी का बहरहाल शिकार रहे हैं। ऑल्दो हमने वी कम अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड नाउ, अब हम काफ़ी हद तक हमारी जो सूरत हाल जो है वो बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको इक्का दुक्का वाक़यात इस तरह के देखने को सुनने को मिलते हैं। तो गो कि हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो अपना काम बड़ा फ़ाल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली ये जो सोशल गैदरिंग्स हैं तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या उनके ऊपर बहुत हाइटेंड सिक्योरिटी करनी पड़ती है। आपने देखा पिछले दिनों PSL हुआ, अभी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है, तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, जिसकी एक कॉस्ट है। वो कॉस्ट हमारी वे ऑफ लिविंग के ऊपर है। हम शहर के अंदर नॉर्मल तरीके से फिर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वक्त वो मूवमेंट्स होती हैं इन फॉरेनर्स की तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। हमारी ट्रैफिक जो है उसको ज़ीरो रखनी पड़ती है। शहर में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ ट्रैफिक अदरवाइज़ होगी भी है, अगर आपको ट्रैफिक बंद करनी पड़े तो लामहला उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर आता है। तो ये अब ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको करना चैलेंजिंग हो गया, बट एट द सेम टाइम हमारी हुकूमत की ये तरजीह रही है कि हमने कोशिश करनी है कि जहाँ भी एंटरटेनमेंट के मौके हम लोगों को दे सकें। आपने देखा एक बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ PSL की शक्ल में लाहौर में। आज से पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती, कम से कम 6 मैचेस ऐसे थे जहाँ हाउसफुल था, यानी स्टेडियम में बैठने की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा क्राउड वहाँ पर पहुँचा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा टूर्नामेंट किसी भी इवेंट के बगैर ख़त्म हुआ। ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चलती रही, लोगों को तकलीफ़ हुई लेकिन इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जो माजी में होती रही है। एक अच्छा इवेंट था। अब लीडिंग अप टू दैट उसके बाद दोबारा हमारे पास ये हॉर्स एंड कैटल शो है, साथ में जश्न बहारां चल रहा है शहर के अंदर। फिर इसके फ़ौरन बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लाहौर आना है, तो वो ये ऊपर नीचे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये बेसिकली लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और हॉर्स एंड कैटल शो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि दोबारा पहले की तरह वो जो नेशनल फ्लेवर है, तमाम प्रोविंसेस की पार्टिसिपेशन है। बुनियादी तौर पर ये हॉर्स एंड कैटल शो था, यानी कि ये हमारा लाइफ स्टॉक का शो हुआ करता था, जिसमें लोग पूरे के पूरे पंजाब से अपना लाइफ स्टॉक लेकर आते थे और उसकी मुख्तलिफ जो नस्लें थीं वो यहाँ पर न सिर्फ डिस्प्ले पे लाई जाती थी, बल्कि लोग उसको एक फेस्टिविटी के तौर पर जश्न बहारां के साथ मिला के यहाँ पार्टिसिपेट किया करते थे। और उसको फिर देखने के लिए भी लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान से आते थे, और उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की इंशाल्लाह ताला कोशिश है। और आप देखेंगे कि अब हम इसको दोबारा उसी लेवल के ऊपर, उसी स्केल के ऊपर, बल्कि इस दफ़ा हमने इसमें आज़ाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की भी नुमाइंदगी जो है वो रखी है, उनको भी हम इस हॉर्स एंड कैटल शो में। कितने दिन का कमिश्नर साहब ये प्रोग्राम है और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई? बेसिकली 3 दिन का प्रोग्राम है। 10, 11, 12 हमारा हॉर्स एंड कैटल शो होगा। मॉर्निंग का सेशन अलग होगा, इवनिंग का सेशन अलग होगा। शाम वाले जो सेशंस हैं उनके अंदर हम बेसिकली लाइट्स और मशल के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और रोशनियों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। दिन के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो ट्रेडिशनल होंगे, जिसमें फोक डांसेस होंगे, नेशनल यूनिटी शोज़ होंगे, जिसमें टेंट पैगिंग के मुकाबले होंगे। और इसके साथ साथ शहर के अंदर इन दिनों में स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं वो हमारे नेशनल हॉकी स्टेडियम में या स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहे होंगे, और जो PHA का जश्न बहारां है वो हो रहा होगा, और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हम अलहमरा में भी कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन और एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन ये हम फोर्ट्रेस में ही इसके साथ ही, जैसे ही हमारा जो फोर्ट्रेस का स्टेडियम है उसके बाहर जो है वो ये इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस भी लगाएंगे। साथ में लोगों को महसूस करने के लिए हमने फोर्ट्रेस के अंदर एक फूड कोर्ट भी बनाया है, ताकि लोग वहाँ पर आके मुख्तलिफ जो हमारे ट्रेडिशनल खाने जाएं और खाना पीना ना हो, ये तो पॉसिबल ही ट्रेडिशनल खानों का एक छोटा सा विलेज वहाँ पर क्रिएट किया है। तो एक टोटल फेस्टिविटी का प्रोग्राम है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, और इंशाल्लाह ताला लोग उसको बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा, अब लोग बड़ा एक्साइटेड हैं इसको लेकर और शिरकत का तरीक़ेकार पूछ रहे हैं, किस तरह से लोग आ सकते हैं, पार्किंग वगैरह का क्या होगा? ऑब्वियसली आपने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क हमेशा से, और इसमें लोगों को भी ताउन ज़रूर करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जो लोग भी जाएं, सबसे पहले इस चीज़ पे जो आपके सिक्योरिटी एहलकार हैं वहाँ पर मौजूद, उनके साथ ज़रूर आप ताउन करें। टिकट वगैरह होगा क्या इसका? देखिए जी, जो जनरल इंक्लोजर्स हैं उनमें एंट्री फ्री है। शाम को हमने क्राउड मैनेजमेंट बेहतर करने के लिए जो इवनिंग के प्रोग्राम्स हैं उसमें सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ किया है कि वो आएँ।
हम ये चाहते हैं कि शाम का जो हमारा जो क्राउड है उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। वेन्यू के ऊपर हमने प्राइवेट एंट्री या इंडिविजुअल एंट्री अलाउ नहीं की हुई। ठीक। वेन्यू के ऊपर 2 पार्किंग्स हैं, यानी कि उन पार्किंग्स में आप आएंगे या आप अपनी सवारी पे उन पार्किंग में आ सकते हैं, या शहर से हम 10 डिफरेंट पॉइंट्स से शटल बस सर्विस चलाएंगे, जो कि उन 10 पॉइंट्स की हम तशहीर करेंगे। वो 10 पॉइंट्स से लोग जो है वो हमारे वेन्यू पर आ सकते हैं। वो किसी 2 पार्किंग में आएंगे, हमारी 2 पार्किंग्स होंगी वेन्यू पे, जहाँ से फिर हम दोबारा छोटी शटल सर्विसेज के अंदर लोगों को अपने स्टेडियम में लाएंगे और यहाँ से इवेंचुअली उनको वहाँ बाहर निकालेंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हम सिक्योरिटी को भी देख लें और इसके साथ साथ जो हमारी क्राउड मैनेजमेंट या ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको भी बेहतर बनाएं, ताकि एक टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग अंदर बाहर ना जा रहे हों। क्योंकि आपको पता है कि जब ये मेला लगा हुआ होता है तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई शख्स पूरा का पूरा प्रोग्राम देख के जाए। लोग आ भी रहे होते हैं, लोग जा भी रहे होते हैं। सो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो एंट्री है उसको या एग्जिट है उसको क्लियर रखा जाए। तो वो एंट्री एग्जिट अलग अलग होगी, बट एट द सेम टाइम जो इंडिविजुअल गाड़ियाँ हैं वो हम स्टेडियम में अलाउ नहीं करेंगे। हमारी पार्किंग्स तक वो इंडिविजुअल गाड़ियाँ आ सकेंगी, वहाँ से हमारी शटल सर्विस में लोग स्टेडियम में। सही। कुछ लोग पार्टिसिपेट अगर करना चाह रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस का अगर ये प्लान है वो इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या कोई देखिए पार्टिसिपेशन वाला मामला अब थोड़ा सा लेट हो गया। हमने कल चूँकि शुरू करना है, हमने प्लान जब बनाया था तो तमाम जो डिपार्टमेंट्स थे उनको ये कन्वे किया गया। उन्होंने अपने इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्समैन थे या जो ऐसी सोसाइटीज़ थी या जो ऐसे क्लब थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था उनको उन्होंने तैयार किया और तैयार करके लेकर आए। फॉर इंस्टेंस आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि इस दफ़ा हमने नेज़ा-ज़नी के जो मुकाबले हैं उसमें पूरे पंजाब में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कहा कि वो अपनी टीम जो है वो पोस्ट हद तक भी हम अपनी डिटेल्स जो हैं वो वर्कआउट कर चुके हैं। इस वक्त भी हम अपनी टाइमिंग्स की रिहर्सल कर रहे हैं कि किस टाइम कौन सी एक्टिविटी ने कितने टाइम फ्रेम में होना है। कुछ लोगों को खड़ा करने के लिए आपको वहाँ मार्किंग्स करनी पड़ती हैं, रिहर्सल्स बड़ी एग्जॉस्टिव होती हैं। तो वो तमाम चीज़ें साथ साथ इस वक्त माइन्यूटली वर्कआउट हो रही हैं। तो इट इज़ लेट इन द डे फॉर समवन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट, बट कोई देखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, इट इज़ फ्री फॉर ऑल, कोई भी आके उसको। अच्छा, कोई सिंगिंग वगैरह का भी अरेंज वहाँ पे? देखिए हमने फोक डांस अरेंज किया हुआ है। इसी दौरान में अलहमरा के अंदर को लेज़र शो और जो फायरवर्क्स हैं वो रोज़ाना किए जाएंगे ताकि लोग उससे भी महसूस हो। अच्छा, जिन लोगों ने आना है एंट्री के लिए कोई खास SOPs जिनको फॉलो करना है, ID कार्ड का होना या फिर दीगर बुनियादी तौर पर जो बेसिक SOP है रिक्वायर कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेटेड हो तो आके अटेंड करें इस इवेंट। सही। सबसे ज़्यादा कंसर्न लोगों का होता है इतना बड़ा इवेंट अगर होने जा रहा है तो सिक्योरिटी और वहाँ पर ट्रैफिक के इश्यूज जो हैं, अगर लोग जाएं तो उनको घंटों कतारों में लग के ना अंदर तक जाना पड़े। देखिए मैंने इसलिए आपको कहा कि हमने उस वेन्यू के ऊपर गाड़ियों की एंट्री जो है वो बंद कर दी है, इंडिविजुअल गाड़ियों की एंट्री नहीं है। हमारी शटल सर्विस जो है वो हमारे पार्किंग से लोगों को गाड़ियों में बिठा कर लाएगी और वो अंदर एंट्री PSL की तरफ पे नॉर्मली मैच हो तो हम देखते हैं। आपने देखा PSL के अंदर भी लाइन सिर्फ तब लगती थी जब मैच से पहले अचानक अगर लोग ज़्यादा आ जाते थे। ऑब्वियसली हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो मैच टाइम वक्त पे आके देखे, क्योंकि इंतजामात जैसे जैसे बेहतर होते जा रहे थे। पहले 2-3 मैचेस में हमने ये देखा कि लोग 3 घंटे पहले आके बैठना शुरू हो गए। बाद में जब लोगों ने देखा कि इन्वायरमेंट बहुत स्मूथ है और बहुत आसानी के साथ अंदर एंट्री मिलती है, सिर्फ चेकिंग एक दफ़ा होती है, तो उसके बाद फिर लोगों ने आखिरी टाइम पे आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लाइनें ज़रूर बनी। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि हमें बहरहाल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उस वक्त वेन्यू के अंदर शख्स को स्क्रीनिंग के बगैर या चेकिंग के बगैर हम दाखिल नहीं करते, क्योंकि हमारे उस ओवरऑल वेन्यू की सिक्योरिटी की इन्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है उसको मेंटेन करना। इसलिए हम स्टेडियम के आने तक जो है वो लोगों को इंश्योर करेंगे कि वो हमारी शटल सर्विस के अंदर आएँ और उसके बाद उनकी एंट्री जो है वो वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स के साथ होगी। वहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं, तो कोई एक ऐसा इशू नहीं होगा कि किसी भी जगह पर कि हमें कोई लाइंस लंबी हो जाएं। हमारे पास ये ऑप्शन होगी कि किसी एक गेट की बजाय किसी दूसरे गेट से हम एंट्री करवा दें, तो वो पॉसिबिलिटी है हमारे पास और इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक मैनेजमेंट को हम अपनी शटल सर्विस के लिए बेहतर बनाएंगे। चलिए जी, हमने अब हॉर्स एंड कैटल शो पे बात कर ली, कुछ जश्न बहारा फेस्टिवल पे भी बात करने के इंतज़ामी मामलात पर भी बात करनी है। माशाल्लाह से इतनी एक्टिविटीज़ शहर में चल रही हैं, बिलाशुबा ये क्रेडिट कमिश्नर साहब को जाता है, इंतज़ामिया को जाता है कि तमाम चीज़ें लाहौरियों की तफरीह के लिए मुहैया करना और शहर में एक साथ ये सब चीज़ें होना। तो हम इस पर बात करेंगे, जश्न बहारा फेस्टिवल पे भी हमने बात करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हॉर्स एंड कैटल शो पे हमने बात की। जश्न बहारा फेस्टिवल जिलानी पार्क में जी इस वक्त जारी है, इसके बारे में पूछ लेते हैं जी। इसके लिए लोग जा भी रहे हैं जिलानी पार्क में, कब तक जारी रहेगा और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? वैसे तो हम आपको ऑलमोस्ट हर रोज़ वहाँ से लाइव दिखाते रहते हैं जी। कमिश्नर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर मैं देखता हूँ आपके चैनल पे वहाँ से लाइव एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही होती हैं और लोगों की जो खुशी है, लोग जिस तरह से एंटरटेन कर रहे हैं, वो तो मेरा ख्याल है इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी। अल्हम्दुलिल्लाह जश्न बहारा अब हमारा लाहौर का एक ऐसा सिग्निफिकेंट फ़ीचर बन चुका हुआ है कि लोग सारा साल इंतज़ार करते हैं कि जश्न बहारा फेस्टिवल आएगा तो हम कैनाल के ऊपर लाइटें सजी हुई देखेंगे, हम जिलानी पार्क में और डिफरेंट पार्क्स में जाके जो मुख्तलिफ़ फेस्टिविटीज़ हो रही हैं उसको पार्टिसिपेट करेंगे, इंजॉय करेंगे। आप जिलानी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको पूरे पंजाब का एक फ्लेवर देखने को मिलता है, खा वो फूड स्टॉल्स हों या हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स हों या एग्जीबिशंस हों, जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं वो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक बेसिकली लोगों को एंटरटेन करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल हुआ है, जहाँ पे लोग जो है वो खाने पीने की चीज़ों से भी महसूस हो रहे हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। और बहरहाल एक सेरेनिटी उस पार्क के अंदर तो अदरवाइज़ भी है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट फ़ीचर है लाहौर के हवाले से। PHA को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ओवर द ईयर्स इसको इम्प्रूव किया है, इसको बेहतर किया है और इसको इस काबिल बनाया है कि लोग अब इंतज़ार करते हैं कि जश्न बहारा फेस्टिवल आएगा तो हम जिलानी पार्क में जाके अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे बैठेंगे। आप शाम को वहाँ जाएँ तो आपको वहाँ एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंट नज़र आती है जिसमें मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ जो हैं वो वहाँ बैठी भी होती हैं और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जी और मैं लोगों को दावत दूंगा कि वो आएँ और जिलानी पार्क में जो हमारा जश्न बहारा फेस्टिवल हो रहा है उसको एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग जिस तरह से हर रोज़ अपने ऑफिसेज, स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पर वीकेंड पे आप जाएं और इन्जॉय करें। और इंतज़ामिया ने आपके लिए भरपूर ये एक्टिविटीज़ जो हैं तैयार कर रखी हैं। आगे हॉर्स एंड कैटल शो कल से होने जा रहा है और जश्न बहारा फेस्टिवल जो है ऑलरेडी जो है वो चल रहा है। अब कुछ मैं बात करना चाहूँगी जो लाहौरियों के इश्यूज़ हैं। बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं, कुछ शहर में सफाई के मामलात हैं, कुछ शहर में सिक्योरिटी के मामलात हैं। हर दूसरे बंदे का ये कंसर्न है कि वो इन इश्यूज़ से परेशान नज़र आ रहे हैं। कमिश्नर साहब, सफाई पे मैं आपका एक कमेंट चाहूँगी। बहुत सारे लोग परेशान हैं, अभी हम देख रहे हैं टीमें एक्टिव हैं बावजूद इसके भी। देखिए, सफाई वाले मामले को लेके हमने पहले भी एक आध दफ़ा बात की है कि लाहौर में हमने एक ट्रांजिशन देखी जहाँ पर एक आउटसोर्सिंग मॉडल को इनसोर्सिंग मॉडल के अंदर कन्वर्ट किया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया एंड वी रियलाइज्ड कि ये जो डिसीजन था ये इतना अच्छा नहीं था। दुनिया भर के अंदर जो बड़े शहर हैं, जहाँ जहाँ भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आपको नज़र आते हैं, वहाँ ये जो सफाई का मामला है ये आउटसोर्स्ड है और इसको स्पेशलाइज्ड लोग जो हैं वो परफॉर्म करते हैं और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। वो आप ये समझ लें कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये टेक्निकल प्रोसेस हो गया हुआ है। तो उस हवाले से हुकूमत ने अब एक प्रिंसिपल डिसीजन ले लिया है कि हमने आउटसोर्सिंग मॉडल पे जाना है और आउटसोर्सिंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर इस वक्त वर्किंग हो रही है, जिसको चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। और बाकी जहाँ तक रोज़मर्रा सफाई का मामला है, हम इस हद तक ज़रूर मॉनिटरिंग करते हैं LWMC की कि हमें इस हद तक इत्मीनान हो कि रोज़ाना की जो कंप्लेंट्स हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रिजॉल्व हों, विदिन 24 आवर्स एटलीस्ट रिजॉल्व हो, क्योंकि अगर वो 24 घंटे में रिजॉल्व नहीं होती तो अगले दिन का कूड़ा उसमें ऐड हो जाता है, तो फिर वो आपकी कैपेसिटी नहीं होती कि उस कंप्लेंट को फिर आप एक दिन में रिजॉल्व करें। सो ये इन हाउस कैपेसिटी डेवलप करवाई है हमने। 4-5 मुख्तलिफ मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं और वो कंप्लेंट्स की तादाद रोज़ाना तकरीबन 1000-1200 एवरेज होती है जो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे कंप्लेंट्स आती हैं। और हम फिर अपने सिस्टम के थ्रू ये इंश्योर करते हैं, हमने असिस्टेंट कमिश्नर्स की भी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो फिर रोज़ाना की बुनियाद पर वो कंप्लेंट्स जो हैं वो रिजॉल्व होती रहे। इसके साथ साथ हम ये भी सिस्टम में चेक रखे हुए हैं कि कहीं इलीगल डंपिंग ग्राउंड्स ना बने। आपके इल्म में है कि हमारे पास एक ही डंपिंग ग्राउंड है लाहौर में जो कि लखोडेर में है और हमारी चूँकि कुछ इलाकों से अब लखोडेर का फासला ज़्यादा हो गया, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये इंश्योर भी करें कि रास्ते में कहीं इलीगल डंपिंग ग्राउंड्स ना बने और सारा का सारा जो कूड़ा है वो लखोडेर में ही जाके डंप किया जाए। तो ये रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर इसमें इम्प्रूवमेंट है। लोगों की जो फीडबैक है वो भी साथ साथ हमें मिलती है। समटाइम्स कुछ ग्रे एरियाज़ ज़रूर हमें नज़र आते हैं लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा रहा है और
जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 100% कंप्लेंट्स जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रिजॉल्व कराने का हमने कमिश्नर साहब, हमारे पास वक्त कम है। लाहौरियों का एक बहुत बड़ा मसला है गिरा फरोशी। ऑलरेडी महंगाई से लोग बहुत तंग हैं, आगे माह मुबारक आ रहा है, सब लोगों ने शॉपिंग अपनी करनी है, ग्रॉसरी सब लोग इकट्ठी करते हैं रमज़ान की। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ उस तरह से में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग करने की मेरे ख्याल से अब ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये गरां फरोशी का मामला अनफॉर्चुनेटली अब आगे रमज़ान में आके ज़्यादा हमें तंग करेगा। आम दिनों में आपको शायद ये शिकायत इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। रमज़ान में चूँकि अचानक जब डिमांड बढ़ जाती है और चूँकि हमारे पास प्राइस रेट्स की तादाद थोड़ी है, इसलिए लोग इस बात का नेसेसरी फ़ायदा उठाते हैं। इसका एक ही हल है कि हम स्टर्न एक्शन लें, सख्त एक्शन लें, जिसको पकड़े उसके ख़िलाफ़ जुर्माना भी ज़्यादा हो या इतना कम अज़ कम जुर्माना हो कि उसको ये तकलीफ़ फ़ील हो कि मैंने दोबारा ये हरकत नहीं करनी है। एट द सेम टाइम जो बड़े स्टोर्स हैं उनके ऊपर भी हम अपना चेक रखें, और ये अगर हम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर ये पॉसिबल नहीं है। और जो हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ हमने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कितनी जगहों के ऊपर कम से कम जाके प्राइस चेकिंग जो है वो करनी है। एट द सेम टाइम लोगों के लिए भी हमने ऑनलाइन एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल कराई हुई है कि अगर कोई हमें कंप्लेंट करना चाहे किसी भी हवाले से, गरां फरोशी के हवाले से, तो वो कंप्लेंट्स भी हम रिजॉल्व करते हैं। मौके पे जाके उन कंप्लेंट्स की रेजोल्यूशन होती है। रमज़ान में हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो हमारी प्राइस लिस्ट है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डिस्प्ले में हो, और अगर उस प्राइस लिस्ट के ऊपर कोई वायलेशन कर रहा होगा तो उसको हम सख्त से सख्त सज़ा देंगे, विच कैन इंक्लूड कि हम उस बंदे के ऊपर FIR करवा के उसको जेल में भी डाल सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि उसका जुर्म की नौयत क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ प्राइस को बढ़ाने में, तो उसको जो है वो FIR करके जेल भी दी जा सकती है। तो ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद भी ये है कि इस तरह के अनासिर जो हैं कम से कम उनको पता चल जाए कि अगर आवाम को ज़्यादा परेशान किया गया तो उनके लिए इंतज़ामिया फिर मुतहरिक होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। कमिश्नर साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों को? देखिए, मैं गुजारिश करना चाहूँगा तमाम लोगों से, गो कि अब हम कोविड की 5वीं लहर से बाहर निकल चुके हैं, केसेस बहुत थोड़े आ रहे हैं, लेकिन जब भी हम इस तरह की फेस्टिविटीज़ या इस तरह की गैदरिंग्स में जाएँ तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमें दोबारा से फिर वो नौबत ना आए। एक तो अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए, और जहाँ भी गैदरिंग्स में जाते हैं वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करें, अननेसेसरीली लोगों से हाथ ना मिलाएं, और अपने हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए। ये बात भी जहन में रखें कि अब दोबारा से सीज़न भी कंड्यूसिव हो गया है डेंगू के लिए, तो अपने गिरदोनवा में प्लीज़ पानी भी ना खड़ा होने दें, और पार्कों में जब जाते हैं बिलखुसूस छोटे बच्चों को पूरे बाजुओं की कमीज़ें और जो निकर की बजाय पतलून पहनाएं, ताकि आप उनको महफूज रख सकें मच्छर के काटने से, और पानी ना खड़ा होने दें ताकि मच्छर की अफजाइश भी ना हो। हम अपनी तरफ से हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, जिसमें आप सब लोगों का ताबन होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कमिश्नर साहब का तमाम मैसेज जो है, तमाम काविशें जो हैं आप लोगों को महफूज करने के लिए हैं, आप लोगों के लिए ही हैं। जितनी भी ये केयर की जा रही है, इंतज़ामिया जहाँ पर कोशिशें कर रही है, वहाँ पर आप लोगों को भी बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि आवाम के ताउन के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकती। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच कमिश्नर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। जी, मौसम की सूरत हाल क्या है ये हम आपको बताएंगे टुडेज वेदर में। हमारे साथ मायदा मौजूद है इस वक्त बाहर से। मायदा, बताइए शहर का मौसम कैसा है और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, 24 घंटे के दौरान मौसम कैसा रहेगा? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ रवां दवा है। सुबह के औकात में ठंडी हवाएं चल रही होती है, जबकि दोपहर के औकात में खासी गर्मी की शिद्दत महसूस की जाने लगी है। मार्च का महीना है और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मज़ीद इसी तरह से जो है डेज़ गुजरते जाएंगे, मौसम जो है वो मज़ीद गर्म होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ जहाँ पर मौसम ओवरऑल चेंज हो रहा है, तो शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड किया गया है, जो हमारे शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का बायस है। हमारे शहरियों ने जब सफ़र करना है तो माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाकर निकलना है, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो वायरल इन्फेक्शन देखने में नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज मौजूदा दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन 12 बजे के औकात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने के अमकानात
जाहिर किए जा रहे हैं। बारिशों के महकमे मौसमियात की जानिब से ताहाल कोई प्रेडिक्शन जो है वो आइंदा हफ्ते में भी जाहिर नहीं की गई, लेकिन हवा में नमी के तनासुब की अगर बात करें तो 53% जो है वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी के साथ जो है आज 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मायदा, थैंक यू सो मच। हमें मौसम की सूरत हाल से मायदा ने अपडेट किया कि मौसम इस वक्त कैसा है और कैसा रहेगा। अब जी मोबाइल रेट मेरे पास हैं। अगर आपने प्लान करना है मोबाइल ख़रीदने का तो आज हमारे पास इन्फिनिक्स मोबाइल के डिफरेंट मॉडल्स मौजूद हैं। तो कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिलेगा? सबसे पहला मोबाइल है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 मोबाइल। 19,499 रुपये में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 मोबाइल। 18,499 रुपये इसकी प्राइस है। अगर आप खरीदना चाहें तो 18,499 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इन्फिनिक्स हॉट 9 मोबाइल है। 17,499 रुपये में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। और इसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 11 मोबाइल है। 23,999 रुपये इसकी कीमत है। तो ये थे हमारे पास मोबाइल रेट्स जो कि आपके साथ शेयर किए हैं। अभी हमने आपको सब्जियों के रेट भी बताने हैं, लेकिन ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं अपना सेगमेंट आज के भाव। तो आज के रेट्स क्या हैं, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं और जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक मार्केट में सब्जियां फरोख्त हो भी रही हैं या नहीं। शाहजेब की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू। शहर में सब्जियों की कीमतों की सरकारी रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें आज जो सब्जियों की कीमतें हैं उनके मुताबिक आलू की कीमत जो है वो 25 रुपये मुकर्रर की गई है। स्वयं दर्जे का आलू जो है वो 19 रुपये से 21 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जाएगा। अगर प्याज की बात कर ली जाए तो 29 रुपये से 32 रुपये के दरमियान उसकी कीमत को मुकर्रर किया गया है, जबकि स्वयं दर्जे का प्याज जो है वो 25 रुपये से 27 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जाएगा। टमाटर की कीमत जो है वो 75 रुपये मुकर्रर की गई है। देसी लहसुन की कीमत 250, जबकि जो थाईलैंड का लहसुन है, चाइना का जो लहसुन है उसकी कीमत 345 रुपये मुकर्रर की गई है। थाईलैंड का अदरक जो है वो 185 रुपये में आज शहर में फ़रोख्त किया जाएगा। और जो दीगर अदरक हैं जिनमें दीगर इकसाम है अदरक की, उसकी कीमत भी 190 रुपये तक जो है फ़रोख्त किया जाएगा। साग की कीमत 47 रुपये और खीरा फार्मी की कीमत 40 रुपये आज शहर में फ़रोख्त की जाएगी, जबकि बंद गोभी की कीमत जो है वो 50 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर दीगर सब्जियों की बात कर ली जाए जिसमें शिमला मिर्च है उसकी कीमत 124 रुपये, भिंडी की कीमत 175 के करीब मुकर्रर की गई है, जबकि सब्ज़ मिर्च की कीमत जो है वो भी 135 रुपये मुकर्रर की गई है। सब्जियों की कीमतों में आए रोज उतार चढ़ाव तो देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन शहर में ठीक है। शाहजेब आपका शुक्रिया, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। मेरे पास है मीट रेट जैनत शॉप पे। अगर आप जाएंगे तो यहाँ से बीफ पर केजी आप खरीद सकते हैं जी 600 रुपये में, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 785 रुपये किलो में। मटन पर केजी 1524 और मटन मिन्स 1650 रुपये किलो में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद चिकन के रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 281 रुपये किलो में, और इसका बना हुआ गोश्त जो है 407 रुपये किलो में मिल सकेगा आपको। ये सरकारी रेट लिस्ट है जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं जी। तो मीट रेट से ये आपके साथ हमने शेयर कर दी है। अगर आपका प्लान है मूवी देखने का तो यूनिवर्सल सिनेमा में इशरत मूवी लगी है, इसका ट्रेलर आपको दिखा देंगे। फिर आपकी कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।